नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों आईपैक के दफ्तर में हुई रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ईडी ने यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बंगाल पुलिस अधिकारियों पर ममता सरकार की मदद करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी के अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी जांच में दखल नहीं दे सकती। जस्टिस पी के मिश्रा ने आदेश दिया कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी, यानी कि जो ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर रोक लगाई है, उस पर स्टे लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीसीटीवी फुटेज और सर्च की जो रिकॉर्डिंग वाले दूसरे स्टोरेज डिवाइस हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया कि जांच बिना किसी दबाव के आगे बढ़े और अगर स्टे जारी रहता है तो आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने जवाब दिया कि आदेश जल्दी पास किया जा सकता है, लेकिन विस्तृत दलीलों और इस तथ्य को देखते हुए कि कार्यवाही का व्यापक रूप से टेलीकास्ट किया जा रहा है, सभी दलीलों को विस्तार से रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण था। अब ईडी ने ममता सरकार पर क्या आरोप लगाया है, इसको भी समझ लेते हैं। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पैरवी करते हुए अदालत में दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर जांच के दौरान साक्ष्यों की चोरी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता ने ईडी के एक अधिकारी का फोन भी ले लिया था। ईडी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंची और जांच अधिकारियों के लैपटॉप, महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन जबरन छीन लिया। इस घटना को लेकर ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। अब ये सारी चीजें ऐसे समय में आ रही हैं जब चुनाव पश्चिम बंगाल का बहुत दूर नहीं है। और आज जिस तरीके के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके की दखलंदाजी ठीक नहीं है, तो आज अब इसका लीगल और पॉलिटिकल असर क्या होगा। अभी 14 दिन का उनको समय दिया है कि इस पर रिप्लाई फाइल करें, तो इन 14 दिनों में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। अमल सरकार, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और चंदन घोष चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है चंदन। और आज की चर्चा मैं शुभांकर से शुरू करती हूँ कि शुभांकर, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि एजेंसी की जांच में दखलंदाजी और इंटरफियरेंस की जो उन्होंने बात कही है, क्या ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका नहीं है, जिस तरीके का आज इंडिकेशन कोर्ट ने दिया है? जी देखिए नीलू जी, इस बात के अपने अपने हिसाब से हम लोग सब लोग मतलब मायने निकाल सकते हैं। जब मामला कभी कोई सुप्रीम कोर्ट पर होता है तो देखिए उसके ऊपर हमारा टिप्पणी जो है वो अनुचित बन जाता है। हालांकि इस प्रकार से तो अब बहुत सारी एजेंसियां जुड़ गई हैं जिसके ऊपर अब टिप्पणियां जो है अनुचित साबित की जा रही हैं, कही जा रही कि नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमीशन पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, जैसे ईडी पर नहीं कर सकते, जैसे सीबीआई पर नहीं कर सकते। यानी ये सारी जो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियां हैं, अब वो दूसरी बात है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, लेकिन उसको ऐसा कर दिया जा रहा है कि उससे अब प्रश्न तो पूछ नहीं सकते। जैसे आज कुछ हुआ, पता नहीं, मैं ये अब हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग को समझनी पड़ेंगी। जैसे ऑब्जर्वेशंस को ली गई, मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूं। एक ऑब्जर्वेशन आज के दिन में एक एक करके मैं चल रहा हूं। जैसे लिया गया फॉर एग्जांपल, ये कहा गया कि कई जगह पे आया कि जो ईडी का ये था, ये बोनाफाइड इंटेंशन के साथ गए थे। ये शब्द मेंशन आया, बोनाफाइड आया, फिर आया कि विद गुडविल आया। ये सारे जो शब्द आए, ये सारी चीजें ये चीज आती है कि ये तो मतलब गए थे, ये निष्पक्ष तरीके से करने गए थे, इसमें जो है कोई वो नहीं था, तो फिर जो है राज्य सरकार ने इस प्रकार से किया, ये प्रश्न पूछा गया। ऑब्जर्वेशंस ली गई। ऑब्जर्वेशन में एक और पॉइंट लिया गया
कि एक पैटर्न भी ढूंढा ममता बनर्जी के, उसमें एक पैटर्न ढूंढ के निकाला कि ऐसा तो एक सीबीआई के टाइम पे भी हुआ था, जब ममता बनर्जी ने सीबीआई पर भी जो है हस्तक्षेप किया था, इस पैटर्न को भी देखा। मजे की बात यह है कि कुछ और पैटर्न्स आती थी, कुछ और चीजें आती थी जो मतलब कोर्ट ने उसको दोहराया जरूर, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन में लिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूं, जैसे आज सुबह तक डीजीपी और कमिश्नर के जो इनकी जो सस्पेंशन का जो ये था, ये मामला था नहीं, ये आज लगाया गया था। इसका जो पिटीशन वो आज दाखिल हुआ है, इसका पहले था नहीं ये मामला, ये आज पड़ा। नंबर एक। नंबर दो, एक सवाल उठाया गया था, इसको उन्होंने मेंशन भी किया है, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। वो क्या था कि जिस दिन ये जो है छापा पड़ा, उस दिन 7 बजे की तरफ ये ऑर्डर पारित हो चुका था, 7 बजे ये जो है छापा का वो डलने का वो चल चुके थे, ये सारा चीजें। लेकिन अगर भाई आईपैक जो है उसको वो लोग एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं, एक कॉमर्शियल संस्था मान रहे हैं, तो उससे तो राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं था। तो मामला आया कि भाई तब तो राज्य सरकार की जो वहां की जो व्यवस्था है उसको भी साथ में लेना पड़ेगा, वहां की मशीनरी को भी, स्टेट मशीनरी को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। उसका जो मेल गया पुलिस हेडक्वार्टर्स में, उसका मेल गया 11 बजे, 7 बजे के छापा का 11 बजे का गया। ये कपिल सिब्बल जी ने वहां पे बोला, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जब उन्होंने ऑर्डर पारित करते समय ऑब्जर्वेशंस के बारे में जब बोलते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन में इसको फिर से पता नहीं क्यों ये क्यों नहीं आया, ये मेरी समझ के बाहर है, ये आना चाहिए था। एक और चीज है, जब पैटर्न की बात आती है, अब मैं देखिए, मैं इस पर सुप्रीम कोर्ट पे मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी चीज पर मैं यहाँ प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं यहाँ पे बात ये उठा रहा हूं कि भाई ये सवाल जो है, ये सवालात अब ये हम लोग की सोचने की विषय है कि नहीं है कि एक्चुअली हमारी डेमोक्रेसी जा किधर रही है। ये पूरा चीज को हम रीड कर सके, सेंटेंस को हम खुद अपनी तरीके से समझ सके, वो हमारे और आपके ऊपर है, इतना तो हम लोग का अधिकार प्राप्त है। अब जब पैटर्न की बात आती है, तो ये पैटर्न तो ये मेंशन किया गया ऑब्जर्वेशन में कि भाई सीबीआई के टाइम पर भी ममता बनर्जी ने इस तरीके से किया है, तो ये रिपीट ऑफेंस है, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस नहीं है, इसको बात तो कही। लेकिन मजे की बात यह है कि कपिल सिब्बल जी ने तो पैटर्न ऑफ ऑफेंस की अगर बात की जाए, तो ईडी की इस बात पर भी दिखाया था कि जहां जहां इलेक्शन हो रहा है वहां वहां बार बार जो है इनका जो छापा पड़ता है, ईडी हो सीबीआई हो, इसको उन्होंने मेंशन जरूर किया, क्योंकि एक पॉइंट पर उन्होंने लिखा था कि हालांकि इसको माना जा सकता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कह रही है, लेकिन इसको मतलब ऑर्डर में मैंने इसको कहीं सम्मिलित होते नहीं देखा, क्योंकि ये पॉइंट तो था, ये ऑब्जर्वेशन का अगर पॉइंट है तो इसको कहीं ना कहीं ऑर्डर में कुछ ना कुछ आना चाहिए था। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए जो बात कही गई है वो ये है कि मेन चीज ये है कि वहां पे जो सीसीटीवी के जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वहां पे जो अदर एविडेंसेस हैं, जो ईडी के ऊपर के जो बात की जा रही है, जहां से ईडी की बात और सरकार की बात दोनों सामने आ सके, इसके ऊपर उन्होंने जरूर कहा 2 हफ्ते का समय दिया है कि भाई वो क्लैरिफिकेशंस के साथ विद ऑल एविडेंस वो सबमिट कर सके, इस बात को कही गई है। लेकिन एक मजे की बात और हो रही है, ईडी की जीत को बीजेपी अपनी जीत दिखा रही है। मतलब हमारे देश में अजीब सा एक चलन चल पड़ा है, ईडी हारती है तो बीजेपी हारती है, ईडी जीतती है तो बीजेपी जीतती है। ईडी को अगर कहीं पे अगर थोड़ा सा अगर जो है मिर्ची लग जाती है तो उसकी जलन जो है बीजेपी में भी दिखाई देती है। और इस समय तो पूरा एक माहौल बना हुआ है, पूरे सारे राष्ट्रीय चैनल पर देखा है, अरे बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई। तो एक्चुअल लड़ाई किससे है, ये यहीं पे आपको जो निष्पक्षता सामने दिखाई दे रही है। और नीलू जी, मैं सारी बातों का एक संक्षेप में बता दूं, ये जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होने जा रहा है, ये शायद ये देश का आखिरी इलेक्शन है, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन नहीं, फैसले हुआ करेंगे। चुनाव का मतलब होता है चुनना। जब चुनने की ही हमसे और आपसे जब आजादी छीन ली जाएगी, तो सिर्फ फैसले आया करेंगे कि यहां फैसला हो चुका है, फला राज्य में फला सरकार है, और वो आपको और हमको मानना पड़ेगा। शुभंकर, एक छोटा सवाल और पूछकर फिर मैं अमल सरकार के पास जाऊंगी। जी, आप जी। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया और 2 हफ्ते में रिप्लाई मांगा है, और उसके अलावा जो ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर जो एफआईआर लगी थी उस पर स्टे दिया है, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपकी पार्टी के लिए झटका नहीं है? बहुत ब्रीफ में बोलिएगा और फिर मैं अमल सरकार के पास जाऊंगी। देखिए, ये शायद इस प्रश्न को आने की जरूरत ही नहीं थी, आप इस समय को भी बचा सकते हैं। मैंने तो ये पूरे अपने जो मैंने बात शुरू की वहीं से मैंने आपको बता दिया
कि ये अभी जो है, मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस के जो कोर्ट जो फिलहाल जो ऑर्डर्स आए हैं, जो 15 दिन के लिए भी जो आए हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये अभी एक तरफा ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन का भी वाइड होना और बाकी है। तो ठीक है, अगर मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट इसका और ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करेगी और उस हिसाब से ऑर्डर पारित करेगी। ठीक है। आपको लग रहा है कि ये एक तरफा हो सकता है, इसको और वाइडन करने की जरूरत है। अब मैं अमल सरकार, जो लार्जर क्वेश्चन है इस समय इंटरफियरेंस का, जो कि कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरीके से एजेंसी या स्टेट इंटरफियर नहीं कर सकता किसी जांच में। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आज तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, या फिर ममता बनर्जी इसको भी फाइट आउट कर लेंगी और बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? और एक बात तो सही कही शुभांकर ने कि भाई जब ईडी की जीत होती है तो बीजेपी उसको अपनी जीत बताती है, और यही हुआ। आज इस तरीके की चीजें इस समय दिख रही हैं। तो इन टोटालिटी जो आज का सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एक इंटरिम फैसला तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं आज के, उसको आप ममता बनर्जी के लिहाज से और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? जी। देखिए, आपने शुरू में ही बोला कि बंगाल में चुनाव आने वाला है। चुनाव तो आ चुका है। तो इस चुनाव को देखते हुए अगर ये घटना को आप देखिएगा तो इसमें दो चीज आते हैं। एक तो है कि क्रेडिबिलिटी क्वेश्चंस, कि यह है, एक ठीक है कि चीफ मिनिस्टर को वहां के जाके कुछ लेके आना, ये तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका दो सत्ता है। एक है कि वो चीफ मिनिस्टर है और दूसरा है कि वो पार्टी के सुप्रीमो है। शी इज चेयरपर्सन ऑफ द तृणमूल कांग्रेस। तो ये दूसरे रोल के तहत उन्होंने गया था। लेकिन जो ईडी का जो बात होता है, इसमें देखिए एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन इस मुद्दे पर आएगा। ऑलरेडी आना शुरू हुआ, आएगा। क्या है कि चुनाव के पहले ये जो हो सकता है कि वो कोई सही कोई सही इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, कंफर्म करने के लिए अभियान चलाया, लेकिन इन लोगों का क्रेडिबिलिटी लूजिंग इतना हुआ कि हर अभियान जब कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को होता है, अगेंस्ट होता है, तो क्रेडिबिलिटी सीबीआई और ईडी का सवाल उठ जाता है। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा बन गया है कि एजेंसी राज और एजेंसी अपना क्रेडिबिलिटी रक्षा नहीं कर पाया। तो पॉलिटिक्स में देखिए, एक तो है कानून का जो है, हम हर आदमी को कानून को श्रद्धा करना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में जो आपने शुरू में किया कि बंगाल में पॉलिटिक्स वोट आने वाला है, वोट आ चुके हैं, तो इसमें क्या है, एक पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि ममता जी ने जो ग्रीन फाइल, सबूज फाइल, जिसको हम हरा फाइल लेके बाहर निकला, मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई ब्लैंक पेपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने जो नैरेटिव, जो परसेप्शन तैयार किया है कि भाई देखो, ईडी को भेजा गया था इसलिए कि हमारे कैंडिडेट लिस्ट और हमारे स्ट्रेटेजी को छीनने के लिए एक वाटरगेट स्कैंडल होने वाला जा रहा है, हम इसको रोक दिया है। तो ये जो परसेप्शन इन्होंने तुरंत बनाया, ये इनका पॉलिटिकल गेन हुआ। इसलिए कि देखिए, हमारे देश में जो चुनाव होता है उसमें जो ताकत पॉलिटिकली, जो जिसका ताकत ज्यादा होता है, उसके साथ लोग, और ममता जी का जो अपना पूरा पॉलिटिकल लाइफ आप देखिएगा, वो अभी वो चीफ मिनिस्टर है 15 साल के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वही भारत से नंबर 1 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है स्टिल। तो इनका जो अपना जो भावमूर्ति, जो छवि इन्होंने बनाया, उसके साथ इनको वोटर को ये कनेक्ट होता है कि दीदी दीदी है, दीदी दुर्गा बन के गई है, दीदी छीन के लेके आया है हमारा कैंडिडेट लिस्ट, हमारा स्ट्रेटेजी, ये सब छीन के लेके आया है। तो पॉलिटिक्स आप देखिएगा, इलेक्टोरल बैटल में आप देखिएगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल का कोई झटका हुआ है। 2019 में राजीव कुमार के घर में सीबीआई का छापा हुआ था। उस समय राजीव कुमार कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, जो अभी डीजीपी हैं। तो उस समय भी ममता बनर्जी उनके घर पहुंचे, उनके ऑफिशियल रेसिडेंस में पहुंचे, और सीबीआई लोगों को बाहर निकाल दिया और उन्होंने धरना में बैठ गए। उन धरना में राजीव कुमार भी शामिल हुआ था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को बोला कि भाई, आपको सीबीआई से कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने जाके शिलोंग में उनको बुलाया गया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मामला कलकत्ता का है, आप इनको बुला रहे हैं शिलोंग में। ये जो नेशनलिज्म को और देश का
आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को विक्टिम बनाने के लिए, किसी को हैरास करने के लिए, ये भी सोचने वाली बात है कि आप शिलोंग क्यों बुलाया है। लेकिन उनको शिलोंग बुलाया गया था क्योंकि वो आधिकारिक है। लेकिन ममता जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केवल बोला कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस मामले में सीबीआई ईडी ने जो मिस्टेक किया है, जब ममता जी ने ये क्लेम किया है कि भाई हमारे लिस्ट चोरी करने के लिए ईडी को भेजा गया था। देखिए, आज की दुर्भाग्य है कि आज की भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इसको विश्वास करेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पिछले 10 साल की भारत में यही एक ट्रेंड बन गया कि जो भी स्टेट में इलेक्शन होगा तो वहां पे ऑपोजिशन के घर में ईडी चले जाते हैं। आप पिछले 10 साल के पुराना मामला है, इतना दिन चला गया, आपने नहीं गया क्योंकि ईडी को साथ बीजेपी जुड़ जाती है। इसलिए कि एक भारत के दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है कि भारत में इलेक्शन कमीशन और सारे एजेंसियां और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और बीजेपी के गोलकीपर बन गए हैं। उन लोगों को रेफरी के रूप में काम करना पड़ा था। लेकिन आज के आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का रोल भी वो रेफरी नहीं है, वो बीजेपी को गोलकीपर बन गया कि ऑपोजिशन बीजेपी को गोल नहीं दे पाए। ये इनका कोशिश कर रहा है। ये एक परसेप्शन तैयार हुआ, कितना सच कितना झूठा वो अलग बात है, लेकिन लोग विश्वास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो टीएन शेषन ने बनाया था, जो छवि बनाया था, वो चला गया, वो निष्पक्ष नहीं है। काफी लोग ये विश्वास करते हैं कि जी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज यहाँ पर दोनों तरफ से चीजें बोली जा रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी अपना जो उनको कहना है, उनकी पार्टी बोल रही है, इधर ईडी एक पुराना केस लेकर आई है और उसने इस तरीके से छापेमारी शुरू कर दी, रेड्स डालने शुरू कर दिए। अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तो जो लार्जर तस्वीर है, जो एक बिग पिक्चर है, वो आपको क्या लगती है कि गलत कौन लग रहा है? नहीं, देखिए आज का देखिए ये हमारे एक सेकेंड, आपको राजनीतिक गलती आपको किसकी ज्यादा लग रही है यहाँ पर, ममता बनर्जी की या फिर ईडी या ईडी/बीजेपी? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये ममता बनर्जी अपने नैरेटिव बना लिया है, वो पहला। इसलिए ममता बनर्जी के जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी और शार्पनेस ये बहुत बाकी लीडर से अलग है। उन्होंने तुरंत गया क्योंकि उन्होंने ये जानता है कि कोई दूसरा आदमी जाए तो ईडी उनको रोकेगा। उन्होंने अंदर गया तो सवाल पहले ये उठना चाहिए था कि ईडी कैसे उनको अलाउ किया, क्योंकि जब छापामारी होता है तो कानून होता है कि कोई बाहर से बिना परमिशन, एजेंसी के परमिशन ना घुसेगा, ना एजेंसी के बिना परमिशन कोई बाहर निकलेगा। ये हम लोग छापामारी के कानून जानते हैं, थंब रूल यही है। तो कैसे चीफ मिनिस्टर घुस गया था, इसको तो ईडी को जवाब देना पड़ेगा। भाई तुम हमारे इतने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो, तुमका तो ये कहाँ तुम्हारा कानून है, तुम्हारा कानून कहाँ है? एक सवाल यह है। दूसरा है कि आज के कोर्ट के जो कुछ हुआ उसका जो नैरेटिव, जो परसेप्शन दे रहा है, मैं उसमें सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि कोर्ट ने वेरी रूटीन ऑर्डिनरी कुछ, देखिए कोर्ट बहुत कुछ कहते हैं आजकल। क्या है, कोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट बीट बन गया है और मीडिया के लिए कि जज ने ये बोला वो बोला। फाइनली आपको देखना पड़ेगा कि जजमेंट क्या आएगा। आज तो वेरी सिंपल एक्सपेक्टेड कि 15 दिन समय दिया भाई, आप अपना एक्सप्लेन करो आपका पोजीशन। और आधिकारिक के खिलाफ कोई ईडी के खिलाफ जो एफआईआर की थी वो भी तो स्टे कर, वही हम बोलने जा रहा है, वो भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आधिकारिक लोगों को प्रोटेक्शन, उन लोगों को अपना जो पीएलए में एक्ट है उसी एक्ट में इन लोगों का प्रोटेक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट इसको ध्यान में रखते हुए वो कानून के खिलाफ नहीं गया। ऐसा कोई रिमार्केबल कुछ नहीं हुआ। आज मेरा अपना जो सोच है, ज्यादा रिमार्केबल कुछ नहीं हुआ। वो मीडिया का नैरेटिव है, लेकिन वो तो पीएलए में एक्ट में ही उनको पावर है कि उसको प्रोटेक्शन है। एक सेकंड, शुमाकर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं चंदन के पास आऊंगी। बोलिए मैं एक छोटा सा पॉइंट से करेक्ट करूंगा। बाकी सारी बातें सही कह रहे थे सर, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है। जब आप ये कहते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर गए थे, उन्होंने रोका, मतलब रोक सकते तो वो गए कैसे उस पर। सबसे पहली बात ये है, देखिए एक नैरेटिव तो शुरू से ईडी बनाती चली आ रही है कि साहब हम उस पर तो गए नहीं थे, ये हमारा कोई पॉलिटिकल एक्सपीडिशन नहीं था,
हम वहां पे करने गए थे, ये हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमारे ऊपर कुछ ये नहीं था, हमने वहां पे जाके पॉलिटिकल कंसल्टेंट पर सेंधमारी नहीं किए, हमने तो कॉमर्शियल यूनिट पर सेंधमारी की है, हमने एक कंप्लीटली एक स्टैंड अलोन यूनिट है उसके ऊपर सेंधमारी की है, जिसका कोई पॉलिटिकल मतलब जुड़ाव नहीं है। पहली बात तो ये, तो अगर उस हिसाब से सेंधमारी हुई है, यूपी में भी रिसेंटली एक ईडी का एक जब एक पड़ा था, एक मर्चेंट उसके ऊपर जब यहाँ पे पड़ा, तो सबसे पहले क्या हुआ, लोकल पुलिस को खबर दी गई, लोकल पुलिस वहां पे जो है भेजती है, सपोर्ट स्टाफ भेजती है, इधर से जाती है, तो जाती है कि नहीं जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, मैं बार बार कहता हूँ, टाइमिंग देखिए, 7 बजे पूरी इनका जत्था जो है वहां पे छापा मारने निकल चुकी थी, 7 बजे इनका वो पहुंच चुका था, 11 बजे ईमेल भेजा जा रहा है पुलिस हेडक्वार्टर में, उनको ये बताया जा रहा है कि हम छापा मार रहे हैं। यानी इनको कभी कहीं ना कहीं इनको लीगल ये मिला है कि आगे चल के ये मुद्दा उठ सकता है, तब तो जाके इन्होंने पुलिस के उसमें से खबर दी, तो मुद्दा तो वहीं पे वो हो चुका था कि आपने पुलिस का सपोर्ट लिया कहां। अब कहा जा रहा है, देखिए डीजीपी को और प्रियव्रत जो वहां पे डिप्टी कमिश्नर है उनका भी नाम लिया गया है, कमिश्नर है उनका भी नाम लिया गया है, 3 जनों का नाम के ऊपर से कहा जा रहा है कि इनका निलंबन किया जाए। साहब एक बात यह है कि अगर दीदी एज अ चीफ मिनिस्टर गई हैं तो भाई Z+ सिक्योरिटी उनको मुहैया कराया गया है, वो डीजीपी का एक पूरा वो बनता है व्यवस्था कि कहीं पे अगर कुछ अगर हलचल हो सकती है तो वो पूरा मामला डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, वो कर सकते थे। सेकेंड बात यह है, जब इन्होंने उनके साथ लिया ही नहीं, ईडी ऑफिशियल ने कोई मैसेज दिया ही नहीं था पुलिस हेडक्वार्टर को, तो पुलिस हेडक्वार्टर को कैसे पता चलेगा कि भाई छापा मारने कोई एक्चुअल ईडी गया है कि ईडी के रूप में कोई और यहाँ पे इम्पोस्टर कोई गया है कि क्या हुआ है। इसको जानने का हक वहां के कमिश्नर और उसको है कि नहीं है। बस मेरा इतना ही पॉइंट था कि यहां रोकने की बात तो तब आती है अगर इन्फोर्समेंट किसी एक स्टेट इन्फोर्समेंट मशीनरी को कोई मैसेज जाता तो। ठीक है, अब मैं चंदन के पास आती हूँ कि चंदन, कांग्रेस इस चीज को कैसे देख रही है, आपकी पार्टी का क्या मत है, और क्या ये फेडरलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी फेडरलिज्म की बहुत बात करती है, अक्सर वायलेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, क्या आप उसको उस नजरिए से भी देख रहे हैं? आज के जो डेवलपमेंट्स हैं, जहां पर ईडी के ऑफिशियल्स पर जो एफआईआर लगी थी उसको स्टे कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने के लिए कहा गया है, 2 हफ्ते में रिप्लाई मांगा गया है, अब इन 14 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां तक बीजेपी और तृणमूल की राजनीति का सवाल है, और आप क्या कहेंगे इस पूरे केस में? जी, ये पहले नीलू, पहले ये तो देखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये देखे, मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो 4 वर्टिकल आते हैं। पहला वर्टिकल क्या है? पहला वर्टिकल इज कैसे तृणमूल कांग्रेस वहां पे चीफ मिनिस्टर कैसे पहुंच गई, ये तो पहला वर्टिकल है। जैसे ईडी रेड कर रही एंड उसके बाद चीफ मिनिस्टर वहीं पे इन्वेशन की, ऐसा बात किया, मतलब कहा जाता है चीफ मिनिस्टर विद सिक्योरिटी वहीं पे पहुंच गई, फाइल निकाल के लाई, दैट्स एन ऑप्टिक, फाइल निकाल के लाई, एग्जीबिशन की पूरा रो ऑफ जर्नलिस्ट के सामने। तो इनका बोलने का ये मतलब है जैसे ईडी रेड, व्हाइल द रेड वाज गोइंग ऑन, जैसे रेड चल रहा है उसी वक्त वो पहुंच गई, वो फाइल निकाल के आ गई। सेकेंड ऑप्टिकल, ईडी कैसे उनको अलाउ की। सेकेंड ऑप्टिकल यदि पहले जो हम लोग डिस्कशन किए थे तब भी मैं बोले थे, ईडी कोई क्वेश्चन बिना, अभी जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे पिटिशंस हो रहे हैं, लेकिन उस दिन एक मॉडेस्ट क्वेश्चन कोई ईडी ऑफिशियल का कोई इतना करेज नहीं था, इतना सा करेज नहीं था जी जो जाके मॉडेस्टली पूछेंगे, मैम दिस इज नॉट डन, दिस इज व्हाई इट्स रेड, इट्स नॉट डन। तो दिस इज सेकेंड वर्टिकल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्टिक्स। थर्ड वर्टिकल क्या है? थर्ड वर्टिकल है जैसे अभी नेक्स्ट डे से शुरू हुआ कोर्ट का करवट, कोर्ट का परसेप्शन इज ऑब्जर्वेशन, अभी ऑब्जर्वेशन इज नॉट रियल, ऑब्जर्वेशन में नॉट बी रियल। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है ट्रेंड, इन्फरेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन जजमेंट तो नहीं होता है। तो ये जो 14 दिन दिए, ये 14 दिन में न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जजमेंट होने का क्या है? पहले सीज नहीं की, ममता दीदी बोल रही है जो फाइल सीज की जो फाइल वो निकाल के लाई, वो फाइल में है पूरा इंफॉर्मेशन, जो कैंडिडेट के इंफॉर्मेशन बोले और ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन बोले जो लाइफलाइन इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, उनके पास वो है, वो निकाल के लाई।
तो ईडी का टारगेट क्या होना चाहिए था? इतना सारे डिवाइसेस, इतना सारे फाइल्स, ओनली 2 फाइल्स जैसे ऑप्टिक मिला, और वो ऑफिस से, सॉल्ट का ऑफिस से थोड़ा 5-6 फाइल्स। आईपैक का एंटायर सर्विस cannot be done within this frame। ये तो सही बात है। इतना 5 घंटा उन लोग थे उन्हीं पे, लेकिन सीजर कुछ नहीं किए, वो लोग डिक्लेयर किए। तो अभी क्या है, टारगेट इज जो फाइल निकाल के लाई ममता दीदी, वही फाइल में है पूरा इंफॉर्मेशन, तो कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा वो फाइल को। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है अभी चलो, ऑब्जर्वेशन अभी फिर से बोल रहा हूं, इट्स नॉट रियलिटी। ऑब्जर्वेशन कैन चेंज इट्स ट्रैक तो चेंज ही हो सकता है। अभी क्या है, ईडी उस दिन गए, एक पॉलिटिकल, अभी पूरा परसेप्शन है एक पॉलिटिकल गैम्बिट बन गया। इलेक्शन बाउंड स्टेट, इलेक्शन पे जो 2019 का केस है, दैट टाइम आल्सो इलेक्शन बाउंड। बंगाल ड्यूरिंग द टाइम 19, that was the time when it was Lok Sabha election, and then it is again coming here 2021, several optics लोग create किए, अभी 2026 again इलेक्शन बाउंड। इलेक्शन का सामने आके चंदन एक ये सेकंड, ऑप्टिक यहीं पे, दैट इज वाई फोर्थ ऑप्टिक के बारे में मैं कह रहा हूँ। नहीं फोर्थ चंदन, ऑप्टिक आप ये जिस है, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं, आप जिस ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों को, यानी कि एनफोर्समेंट एजेंसीज को सेंटर की तरफ से और उधर ममता बनर्जी, आप दोनों को गलत ठहरा रहे हैं। बात ये एकदम सीधा बात ये है, बीच में तो ऑब्जर्वेशन आए ना। हम लोगों का आज का डिस्कशन तो कैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन। अभी क्या है, 14 दिन का वक्त मिले, 14 दिन पे इन लोगों को इंस्ट्रक्शन में भी काम करना पड़ेगा। तो सीजर अभी नहीं हुए तो सीजर देना पड़ेगा, सीसीटीवी को सीसीटीवी को प्रिजर्व करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, तो देन जजमेंट स्टेटमेंट जो हो, जजमेंट तो अभी नहीं होगा, स्टेटमेंट होगा। लेकिन बोलने का यह मतलब है क्यों ऑप्टिक के बारे में मैं बता रहा हूं, ये फोर्थ एंगल इज व्हाट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस, फोर्थ एंगल इज व्हाट। पहला वर्टिकल अब देख लिए, अब पहला वर्टिकल ममता दी क्या की, सेकंड ईडी क्या की, थर्ड आईपैक क्या किए। अभी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे, इलेक्शन बाउंड स्टेट, अभी 14 दिन का वक्त मिलने का बाद क्या होगा, इलेक्शन का ऑलमोस्ट डिक्लेयर, डेट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी डिक्लेयर। अभी कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे। ये बीजेपी जैसे ही सेलिब्रेट करे, ये कोई दूसरा पार्टी भी सेलिब्रेट करे, लेकिन बीजेपी का तो है ना टैगलाइन ईडी और टैगलाइन सीबीआई, ये तो मालूम पड़ा है। तो आज से नहीं, बहुत दिन से चल रहा है। हम लोग 2013 हम लोग केस किए थे, छोड़ दीजिए 2014 लागू हुआ था, पावर चेंज भी हुआ था सेंट्रल में। 2015 शारदा नारदा दोनों कांग्रेस किए थे, सीबीआई आए, अल्टीमेटली नथिंग हैपेंड। तो बात ये हुआ, लेकिन इलेक्शन में एक फंडामेंटल चेंजेस आ जाता है, एक पोलराइजेशन हो जाता है जो बंगाल में नहीं था, इसलिए मैं फंडामेंटल कहा। तो ये प्रभावित करता है इलेक्शन प्रोसेस को। तो फोर्थ एंगल इज वेरी क्लियर, ये इलेक्शन प्रभावित होगा। ये इलेक्शन प्रभावित होगा मतलब अगेन बाइपोलर सिस्टम आएगा, एंड जो डेवलपमेंट का मतलब अवस्था है ये बंगाल में वैसे ही चलेगा, ये करप्शन चलते रहेगा। ऐसे मतलब उम्मीद जनरल पब्लिक का है, ऐसे मतलब ये धारणा जनरल पब्लिक का है। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। जो भी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें 14 दिनों का समय दिया गया है कि आप रिप्लाई दें, और सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने के लिए बोला गया है। ईडी के अधिकारी जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को भी ये किया है। अब क्या, हाँ अमल कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगी जी। नहीं देखिए, ये भी एक हो सकता है कि जैसे हम लोग पिछले कई साल बीजेपी का इलेक्शन स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, इस बार बंगाल में बीजेपी का स्ट्रेटेजी ये है कि 5% to 6% वोट अगर वो बढ़ा सकते हैं तो वो तृणमूल को टपल कर सकते हैं। ये इनका अपना स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बंगाल में तो बीजेपी का जो वोट है
वो वोट तो 100% से आप इक्वेशन करेगा तो भूल होगा, क्योंकि वो 30% माइनॉरिटी वोट को तो काउंट नहीं करते हैं। 70% ऑफ द टोटल वोटर के 38% उनको पास मिला है। ये हिंदू वोट है और ये बहुत बड़ा वोट है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल आधिकारिक या नेता लोग बैठे हुए हैं वो भी मेरे साथ सहमत होगा कि 38% से काफी बड़ा वोट है। लेकिन तृणमूल से डिफरेंस अभी 8% है। तो ये बीजेपी का एक उद्देश्य है कि ऐसा इशू बनाएगा कि ये बनेगा कि ईडी का रेड होने के कारण अभी जो कांग्रेस के मित्रों ने जो कुछ कहा उससे ही भी साबित हो गया कि ये लोग बीजेपी के पक्ष में, ईडी के पक्ष में नहीं बोलेगा, वामपंथी लोग नहीं बोलेगा। तो बीजेपी ये नैरेटिव बना रहा है कि देखो भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं केवल हूं। वो ममता जी का पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो भ्रष्टाचार करता है और कांग्रेस और वामपंथी इनको साथ देते हैं। तो आप अपना वोट मुझे डालो तृणमूल को हटाने के लिए। तो ये भी बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी था। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि जितने भी वोट वामपंथियों के पास है, कांग्रेस के साथ है, उसको भी बीजेपी के पक्ष में आएगा। तो उनका जो टारगेट है कि 5 to 6% गैप हटाना चाहते हैं और तृणमूल को टपल करना चाहते हैं, वो इनका स्ट्रेटेजी है कि ऐसा नैरेटिव बनाएगा कि हम केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। रतन बाबू, रतन दा थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। हम लोग एक वक्त था जब मेरा हम लोग और कम्युनिस्ट के साथ फाइट होता था ये बंगाल में, तब एक बार 42% वोट भी हम लोग को मिला था। 34 इयर्स वो लोग रूल किए थे। समझने का कोशिश कीजिए, 1% कैन रियली मेक अ डिफरेंस। अभी देखिए, आज का जो टॉपिक था वो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। ये जो आंकड़ों का विश्लेषण है ये अभी करने के लिए बहुत मौका आएगा, चुनाव डिक्लेयर होने वाले, उसके बाद हम यही करेंगे अभी आगे जब तक चुनाव नहीं शुरू हो जाता। इसलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमल सरकार जी, शुभांकर, चंदन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।